नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से माफिया मुख्तार पर प्रशासन का शिकंजा। मुख्तार अंसारी की जमीन पर बनेंगे प्रधानमंत्री आवास। परिवार की जमीन पर भी एलडीए बनाएगा प्रधानमंत्री आवास। डालीबाग में 2321.54 वर्ग मीटर पर जमीन चिन्हित की गई है और 7 जुलाई को एलडीए उपाध्यक्ष ने डीएम को लेटर लिखा था। जमीन को निःशुल्क उपलब्ध कराने की मांग की थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, मुख्तार की जमीन पर बनेंगे सरकारी आवास। स्कंदिता मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन इन पर। स्कंदिता मिश्रा, मुख्तार अंसारी की भी जमीन पर सरकारी आवास बनाने की प्रयास जारी है, बताएं क्या कुछ है पूरी खबर। जी बिल्कुल, आपको बता दें मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की जमीन पर अब पीएम आवास बनेंगे। और आपको बता दें एलडीए ने मुख्तार अंसारी और उनके बेटे भाई अफजल अंसारी और बहन फमीदा अंसारी, बहनोई एजाज उर्फ जो भी उनका नाम है, उन सब की जमीनों पर आवास बनाने के लिए निर्देश दिया गया है कि सब जगह पीएम आवास बनवाए जाएं। और जो गरीब लोग हैं जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, घर नहीं है, उनको ये सब दिया जाए। ये प्राधिकरण ने इन लोगों को डालीबाग स्थित कुल 225 वर्ग मीटर जमीन है जिसे चिन्हित किया गया है। और डालीगंज आपको बता दें सबसे लखनऊ के ये वीआईपी एरिया में आता है। यहाँ पर ये 232 वर्ग मीटर जगह है जिसको चिन्हित किया गया है। और एलडीए ने उपाध्याय के उपाध्यक्ष जो है इंद्रमणि त्रिपाठी, उन्होंने 7 जुलाई को डीएम सूर्यपाल गंगवार को पत्र लिखकर जमीन निःशुल्क उपलब्ध कराने का आदेश दिया है कि जितनी जल्दी हो सके ये जगह को निःशुल्क उपलब्ध कराया जा सके, जिससे उस जगह पर जो जगह चिन्हित की गई है 232 वर्ग मीटर की, उस पर पीएम आवास बनाए जा सके। राजा राम मोहन राय वार्ड के जो डालीबाग इलाका है, तिलक मार्ग, बटलर पैलेस है, वहां पर असिस्टेंट मुख्तार अंसारी और उनके बेटों का बंगला पाया गया है। तो जहां जहां पर उनकी जो संपत्ति थी, उन सभी सारी जितनी भी संपत्तियां थी उसकी, उसके बेटों की, उसके परिवार की जो संपत्ति थी, उन सबको चिन्हित किया गया है। और उन सभी जगहों को जल्द से जल्द खाली करवाने के लिए और निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए एलडीए की तरफ से डीएम को कहा गया है कि जल्द से जल्द ये जगह खाली करवाई जाए। और तमाम ऐसे जो उनके बंगले हैं मुख्तार अंसारी और उनके भाई के, मुख्तार अंसारी और उनके भाई के, वो डालीबाग, बटलर और जो ये पूरा वीआईपी एरिया लगता है वहाँ पर इस तमाम जो है बंगले इनके मौजूद हैं। वहाँ पर इनको खाली करवाने का निर्देश दिया है और जो गरीब लोग हैं उनको दिया जाएगा। वहाँ पे सब जगह पीएम आवास योजना के तहत ये सारी जगह आ जाएगी और उन सभी गरीबों को बांट दिया जाएगा। ठीक है स्कंदिता, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो देखिए, मुख्तार की जमीन पर बनेंगे सरकारी आवास और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। मिशन रोजगार को लेकर के सीएम सख्त है। लखनऊ सीएम योगी वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र और यूपी SSS से चयनित एएनएम को देंगे नियुक्ति पत्र। 1573 एएनएम स्वास्थ्य वर्कर्स को मिलेगा नियुक्ति पत्र। सुबह 11 बजे लोक भवन सभागार में होगा कार्यक्रम। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। स्वास्थ्य राज्य मंत्री मकेश्वर शरण सिंह भी रहेंगे साथ में मौजूद। मिशन रोजगार को लेकर के सीएम योगी सख्त, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद और स्वास्थ्य राज्य मंत्री मकेश्वर शरण सिंह भी साथ में मौजूद रहेंगे। बेहद खास कार्यक्रम बताया जा रहा है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। हमारे साथ स्कंदिता लगातार बनी हुई ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव लखनऊ से। स्कंदिता, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, रोजगार देने वाला ये कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सजग दिखाई देते हैं, प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं कि युवाओं को नौकरी देनी है। जी बिल्कुल, आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश में रोजगार मिशन को लेकर लगातार सख्त है। किसी भी तरीके से लोगों को रोजगार दिया जाए, युवाओं को रोजगार मिले, उसको लेकर लगातार यूपी में योगी सरकार प्रयास कर रही है। अगर पिछले 1 साल की बात की जाए तो 1 साल में तमाम ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं लोकसभा भवन में, जहाँ पर तमाम लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए और इसी क्रम में आज का भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये पूरा कार्यक्रम लोक भवन के सभागार में होगा। 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और खुद
खुद अपने हाथों से 1553 जो ANM हैं जो यूपी SSS से चयनित होकर आई हैं, उन सबको ये नियुक्ति पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ बांटेंगे। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो हैं वो भी मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं मुकेश्वर शरण सिंह, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे और जब नियुक्ति पत्र बांटेंगे तो मौके पर मौजूद रहेंगे। 1553 ये ANM हैं जो यूपी SSS से चयनित होकर आई हैं। तो लगातार रोजगार की दिशा में सीएम योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं युवाओं को सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अभी पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो अल्टरनेट डेज पर सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। जिन जिन लोगों के नियुक्ति पत्र हैं उन सबको वितरण करते हुए नजर आ रहे हैं और आज का कार्यक्रम भी इसी के लिहाज से काफी ज्यादा खास माना जा रहा है, जहां एक तरफ विपक्ष लगातार निशाने साध रहा है कि सीएम रोजगार को लेकर की बेरोजगारी जो है वो कहीं ना कहीं हद तक ज्यादा है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो युवाओं की ये जो जरूरत है इसको किस तरीके से पूरा किया जाए। कम से कम हर घर में एक सरकारी नौकरी वाला युवा हो, हर घर में रोजगार हो, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं और खास करके महिलाओं को जितनी ज्यादा नौकरी दे पाए उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। और तमाम ANM हैं जो महिलाएं हैं और 1553 ANM हैं जिनको आज नियुक्ति पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ बांटते हुए नजर आएंगे। ठीक है स्कंदिता, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी का दौरा है आज और सुल्तानपुर में अमृत सरोवर भूमि पूजन कार्यक्रम में होंगी शामिल। हलियापुर में लोन मेला कार्यक्रम में भी करेंगी शिरकत। गौरीगंज में मंगल दलों को खेल सामग्री करेंगे वितरण। जगदीशपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में भी होंगी शामिल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हलियापुर में लोन मेला कार्यक्रम में करेंगी शिरकत। गौरीगंज में मंगल दलों को खेल सामग्री करेंगी वितरण। जगदीशपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में होंगे शामिल। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा अब बार बार हो रहा है, अमेठी के लोगों के बीच में पहुंच रही है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और लोगों से बातचीत चर्चा जारी है। अमेठी का संपूर्ण विकास हो इसके लिए खुद स्मृति ईरानी तमाम गतिविधियों को देखती भी हैं। तो अमेठी से सांसद केंद्रीय स्मृति ईरानी का अमेठी का दौरा बेहद खास माना जा रहा है। लोग अपनी समस्याएं भी बता रहे हैं बढ़ चढ़ करके और इसी के साथ साथ जो अच्छा काम हो रहा है उसके बारे में भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को रिस्पांस मिल रहे हैं। स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा बेहद खास है। आज सुल्तानपुर में अमृत सरोवर भूमि पूजन कार्यक्रम में होंगी शामिल। हलियापुर में लोन मेला कार्यक्रम में करेंगी शिरकत। सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर शिव की नगरी काशी में शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। शिव भक्तों ने अद्भुत अंदाज में शिव की आराधना की। मध्य प्रदेश के भोपाल से लाए श्रद्धालुओं ने समा बांध दिया। ये रिपोर्ट देखिए। काशी का दक्षिणी द्वार कहे जाने वाले शूलकंठेश्वर महादेव मंदिर माधोपुर घाट पर सावन के दूसरे सोमवार को शिव भक्तों की भारी भीड़ रही और काफी संख्या में शिव भक्तों ने गंगा में स्नान कर जलाभिषेक किया। माधोपुर गांव में स्थित शूलकंठेश्वर महादेव मंदिर पर सुबह से ही दर्शनार्थियों की संख्या पहले सोमवार से इस सोमवार ज्यादा रही। काशी पूरा दिन हर हर महादेव के नारों से गूंजता रहा।
भक्तों की ये तस्वीरें बिल्कुल अद्भुत हैं। सावन मास की दूसरे सोमवार की पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश के भोपाल से आए श्री बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति के श्रद्धालुओं के विशेष समूह ने अद्भुत तरीके से शिव की आराधना की। दरअसल काशी विश्वनाथ धाम की शंकराचार्य चौक पर शंखनाद और डमरू वादन की स्तुति की गई। शिव भक्तों की स्तुति देखकर लोग प्रसन्न हो उठे और हर तरफ भोले भोले के नारों से काशी गूंजने लगा। इटावा से सामने आया लव जिहाद का मामला। फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर की युवती का जबरन धर्मांतरण कराकर के शादी का दबाव बनाने का आरोप है। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर की युवती से दोस्ती की थी। मनीष बनकर मुनील ने लड़की को पहले तो प्रेम जाल में फंसाया, धर्मांतरण कराकर के शादी का बना रहा था दबाव। लड़की की शिकायत पर युवक को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इटावा के थाना कोतवाली का पूरा मामला है। धर्म परिवर्तन की साजिश के पीछे किसका है हाथ? तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया के तमाम सवाल आपके सामने हैं और हमें लगता है कि ये सवाल आपके मन में भी होंगे कि आखिरकार ये बढ़ते केसेस क्या कहते हैं, किस और इशारा करते हैं। क्यों आखिरकार पुलिस का, कानून का किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं रह गया है। परिजनों को इस घटना की सूचना मिलते ही वो हैरान भी हुए, परेशान हुए और रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। जरिए जो है एक विशेष समुदाय का लड़का और एक लड़की से जो है प्यार का और कुछ ऐसी बातें कर रहा था जिससे ऐसा प्रतीत हुआ और जैसा कि एप्लीकेशन मिला उसके माँ बाप द्वारा, उसके आधार पर उसके खिलाफ 420 और 3/5 धर्म परिवर्तन अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया तथा मुलजिम मुनीर को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई जनपद इटावा पुलिस के कोतवाली शहर द्वारा की जा रही है। फेसबुक के तो देखिए, शहर शहर लव जिहाद का खेल किस प्रकार चल रहा है। मनीष ने मुनील बनके पहले तो लड़की को फर्जी फेसबुक आईडी बना करके फेसबुक से पटाया, उसे प्रेम जाल में फंसाया और फिर शादी का झांसा देकर के धर्मांतरण का दबाव भी बनाया। बहरहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर लिया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर की युवती का जबरन धर्मांतरण किया गया। तो आरोपी मुनील को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने अभियुक्त को किया गिरफ्तार। फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर के युवती से की थी दोस्ती। धर्मांतरण करा करके शादी का दबाव बना रहा था और इसी के साथ साथ लड़की की शिकायत पर युवक को गिरफ्तार किया गया है। इटावा से सामने आया लव जिहाद का मामला। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के भारत आने का मामला जहां अभी ठंडा भी नहीं हुआ, वहीं यूपी के मुरादाबाद में भी एक ऐसा और मामला सामने आया है। सीमा हैदर मामले की जांच यूपी एटीएस ने शुरू कर दी है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के बाद अब बांग्लादेश की महिला जूली सरहद पार करके भारत आई है। सुनीता नाम की पीड़ित महिला ने एसएसपी ऑफिस में प्रार्थना पत्र दिया है। इस पत्र में महिला ने आरोप लगाया कि जूली नाम की महिला बांग्लादेश से भारत आई और उसने उसके बेटे अजय के साथ शादी कर ली। महिला अब न्याय के लिए भटक रही है और पीड़ित सुनीता ने बताया कि उसके बेटे अजय की बातचीत बांग्लादेशी महिला जूली के साथ व्हाट्सएप पर होना शुरू हुई थी। 3 महीने पहले जूली अपने 11 साल की बेटी हलीमा को लेकर मुरादाबाद आई थी
और महिला जूली ने मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया था। जूली ने पीड़िता के बेटे अजय से शादी की है और महिला जूली वीज़ा का समय बढ़वाने के लिए मुरादाबाद से कलकत्ता के लिए निकली। महिला का कहना है कि उसका बेटा अजय भी जूली के साथ गया था और फिर उसने फ़ोन करके बताया कि वो जूली के साथ बांग्लादेश चला गया है। ये इसको कप्तान साहब के पास आई, क्यों आई? रिपोर्ट लगा निकाल क्या परेशानी है? मेरा लड़का ऐसे ऐसे चला गया वहाँ विदेश में, कहाँ, कौन सा प्रदेश? बांग्लादेश। क्या क्या हुआ था पूरा मामला? बांग्लादेश की एक लड़की आई थी, मोबाइल से चेकिंग करके बात करके। किससे करती थी आपकी? लड़का से करके। आपके? हाँ। क्या नाम है लड़के का? अजय। तो क्या हुआ चैटिंग करती थी? वो लड़की आ गई थी, यहाँ शादी कर ली, शादी करके उसे ले गई, बोले मुझे छोड़ के आओ। कहाँ? बॉर्डर पे। कौन सा बॉर्डर? बांग्लादेश की बॉर्डर ये जो हरिदासपुर, है? वो हाँ हरिदासपुर। फिर हरिदासपुर कितने दिन हुआ? ये तीसरे महीना चल रही। तो क्या हुआ जब बॉर्डर पर गया? तो उसे ले गई पार करके। जब बॉर्डर पार हुई तब उसने लड़का ने फोन करा, तो मम्मी मुझे ऐसे ऐसे दी आई है, तो मैं 10-15 दिन में वापस आ जाऊंगा। उसके बाद फोन करते रहा, ये कोई महीना में 10 दिन में ऐसे फोन करते रहा। जब हाल फिलहाल बोला दीदी धन के पास फोन करा, तो बोले दीदी मुझे 15,000 रुपये भेज दे, मैं ऐसी मुसीबत पे पड़ा हूँ। तो बोले भैया मैं कहाँ से भेजूँ, किस पते से भेजूँ। तो उसके बाद मेरे पास फोन आया। जैसे मेरे पास फोन आया, मैं बोले हाँ बेटा क्या बात है। तो बोले मम्मी क्या कर रही, मैं लेटी हुई हूँ, काम पे से आई। इतने कह के फोन काट दिया। 2 मिनट बाद ये फोटो भेज दिया। और तुमने क्या? फोटो में सिर फटे हुई है, खून ही खून हो रहे। उसके बाद फोन बंद है, ना कोई फोन लग रहा है ना कोई। सिद्धार्थनगर से अगली खबर आपको बता दें, फूड पॉइजनिंग से 22 बच्चों की हालत बिगड़ चुकी है। मिठाई खाने से बिगड़ी बच्चों की तबीयत। आनन फानन में बच्चों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक बच्चे की हालत नाजुक है, मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। काफी बच्चों का शोहरतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। कोयरी डीहा गांव का पूरा मामला है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिठाई खाने से फूड पॉइजनिंग, 22 बच्चों की बिगड़ी तबीयत। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, भारी बारिश के अलर्ट को लेकर के जारी। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। यूपी के 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 72 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ में अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, कानपुर, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो अगले आने वाले 72 घंटे उत्तराखंड के लिए बहुत भारी है। और इसी के साथ साथ मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद, हापुड़, फर्रुखाबाद, इन तमाम मैदानी इलाकों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यमुना का असर दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में भी देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में 7 से 8 गांव बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं, जिसके चलते हजारों जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। धीरे धीरे बाढ़ का पानी उतरने तो लगा है, लेकिन ये बाढ़ का पानी लोगों की जिंदगियों में गहरे घाव देकर के जा रहा है। गाजियाबाद के लोनी ट्रोनिका सिटी में बाढ़ का पानी आया था और अब धीरे धीरे कम होने लगा है। तस्वीरें आपके सामने, यहाँ पर लगभग 4 फीट पानी भरा हुआ है और पूरा गांव का इसी तरह का हाल है। ये गांव गाजियाबाद का ट्रोनिका सिटी का डुगरावली गांव है, जहां पर इस तरह के हालात बने हुए हैं। लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे पानी कम हो रहा है, उसी के साथ एक बहुत बड़ा खतरा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। सुनने में इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि जिस तरह का पानी यहाँ पर बढ़ा था, आने वाले समय में महामारियाँ यहाँ पर फैल सकती हैं। तमाम लोग हैं हमारे साथ जो अभी इस ट्रैक्टर में निकल कर आए हैं और अब यहाँ सूखे में पहुँचे हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? NK गुप्ता। गुप्ता जी, किस तरह का यहाँ पानी है और कब से है? यह पानी 14 तारीख को भरना शुरू हुआ था 1 फुट। उसके बाद 14 तारीख की शाम को यहाँ पर लेवल जो है 2 फुट के करीब पहुँच गया था और रात को ये लेवल पहुँच गया था 4 फुट का। तो यहाँ पर सारी लाइट बंद हो गई थी और उसके बाद पूरा अंधेरा हो गया था
और सारे सांप बिच्छू सब निकल के घरों की तरफ जा रहे थे। आधी रात को पानी सब घरों में घुस गया था और घरों के अंदर सारा जो फ्लश थे लैट्रिन के और जो भी सीवर के थे वो बैक मार के घरों के अंदर पानी बहुत बुरी तरह भर गया था। तो उसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ। यहाँ के सारे निवासी B1 सेक्टर के सब बीमार पड़ गए हैं, औरतें बूढ़े बच्चे, यहाँ सब बहुत बुरा हाल है इन लोगों का। प्रशासन यहाँ ट्रोनिका सिटी कई बार फ़ोन किया है, वो बोलता है डीएम को बात करो, डीएम को फ़ोन किया तो एडीएम को बात करो, एडीएम को फ़ोन करता कहते उनको बात करो। हर आदमी अपना बहाना बना रहा है, यहाँ पर कोई काम करके राजी नहीं है। सब लोग कह रहे हैं अपनी जिम्मेवारी दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ के हालात देख के बहुत निराश हैं। हमने यहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट की है और हम लोग यहाँ पर 10 साल से रह ले, लेकिन ऐसा हमने समा आज तक कभी नहीं देखा। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे कम हो रहा है लेकिन महामारी फैलने का खतरा बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? महामारी फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी मैं घर से आया हूँ निकल के, वहाँ पर गिलहरी मरी पड़ी है, उसकी इतनी स्मेल है और कई सारे चूहे वहाँ मरे पड़े हैं, उनकी स्मेल है, उनको हटाना बड़ा ज़रूरी है। वरना आसपास के क्षेत्रों में जो बच्चे हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उन पे महामारी फैलने का खतरा बढ़ चुका है। हाँ, तो बिल्कुल देखिए महामारी फैलने का खतरा बढ़ा है। और भी लोग हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अबरार नाम है जी। अबरार भाई, ये बताइए जिस तरह के हालात हैं, क्या गाजियाबाद की तरफ से प्रशासन भी पहुंच रहे हैं यहाँ पर? सर यहाँ कोई प्रशासन नहीं पहुंचा है। 5 या 6 दिन आज हो चुके हैं पानी भरे हुए। लोग एक दूसरे की खुद ही मदद कर रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं। अभी हम भी इसी ट्रैक्टर में गए थे अंदर, कुछ मकानों में भाई भी खाना पहुंचा गए, पानी पहुंचा। लोग ऐसे ही हैं अंदर, और जितना भी काम भी हो रहा है फैक्ट्रियों का अंदर, सब लेबर इस बीच न्यूज वन इंडिया सवाल पूछता है कि साजिश बेशुमार, कहां तक जुड़े हैं धर्मांतरण के तार? धर्मांतरण के खेल पर कब ऐसे भरे हुए हैं, उसमें कोई किसी की मदद करने के लिए प्रशासन नहीं आया है। कि पुलिस आती है, कोई आता है, इन लोगों को निकाल दिया, पानी का कोई निकालने का इंतजाम होता है, वो नहीं हो रहा है यहाँ पर। आप बताइए क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो वीडियो है आप इसको साफ देख सकते हैं, कैमरे में भी देख सकते हैं आप। इसमें मेरे पैरों के पास सामने सांप घूम रहा है। कुशीनगर में स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों का नया कारनामा, ड्रग वेयर हाउस में जमीन के नीचे दबा दी थी सरकारी दवाएं। अंधेरा होने के बाद जेसीबी लगाकर के खुदवाई जा रही थी दवाएं। मामले को बढ़ता देख मौके पर पहुंचे आलाधिकारी। सीएमओ कुशीनगर ने फार्मासिस्ट को किया निलंबित। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार कर रहे हैं कार्रवाई। कुशीनगर के स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को नहीं है कोई खौफ, एक छोटे कर्मचारी पर कार्रवाई करके मामले को दबाने की कोशिश है। क्या इस घटना का जिम्मेदार सिर्फ फार्मासिस्ट है? ये बड़ा सवाल हम पूछते हैं। विभाग के किसी बड़े अफसर की आखिरकार जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की गई? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, मामले को खुद संज्ञान में लिया है। कुशीनगर के स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं है। डीके यादव ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। डीके यादव, क्या है ये पूरा मामला और फार्मासिस्ट कैसे जिम्मेदार है इस पूरे मामले में? जी देखिए, कुशीनगर जनपद के कच्चियां और कुशीनगर के बीच में नेशनल हाईवे 28 के सटे स्थित जो है ड्रग वेयर हाउस का पूरा मामला है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि आज से एक महीना पहले वहाँ पे जो कुछ दवाइयाँ थी, उससे लगभग बताया जा रहा है कि लगभग लाखों की दवाइयाँ थी, और उस दवाइयों को जिम्मेदार के द्वारा जेसीबी से खुदवाकर उसमें गड़वा दिया जाता है। हालांकि इसकी शिकायत जो वहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी, जो सुरक्षा गार्ड तैनात था, वह 1 महीना पहले सीएमओ को देता है, लेकिन इसके बावजूद भी सीएमओ के द्वारा कोई इस पर ठोस कदम नहीं उठाया जाता है और नहीं कोई कार्रवाई की जाती है। और जब आनंद फानंद में कल पता चलता है और मजिस्ट्रेट जब वहाँ पे एसडीएम रात को पहुंचे हैं, फिर जो है कि सीएमओ पहुंचे हैं और उसके बाद कार्रवाई होती है और सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई होती है। समझ आता हूँ ये जो वो होता है वहाँ पे तैनात कर्मचारी, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। क्यों उस कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होने कहीं न कहीं सिस्टम पे सवाल खड़ा हो रहा है क्या कि जब सीएमओ को 1 महीना पहले इसकी जानकारी दी गई थी तो आखिर क्यों नहीं जांच कराया गया, और क्यों नहीं जो इसमें जो है कि जितने संबंधित जिम्मेदार थे आखिर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? यही मामला नहीं है, इसके अलावा और भी मामले हैं। यहाँ हॉस्पिटल आज सील होते हैं और 3 दिन के बाद वही सीएमओ के द्वारा खोल दिए जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए।
से गीला गांव